नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा जो 9 है उसकी पाठ्य पुस्तक इतिहास की समकालीन विश्व और भारत, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति, उसके अंदर पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति में जो उसका भाग 2 है क्रांति की शुरुआत, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने ये बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो 1789 में स्टार्ट हुई थी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी, आपको जैसे आपको बताया था। और हमने ये सब दिखाया था आपको कि कैसे कैसे वर्गों में विभाजित था फ्रांस का जो साम्राज्य था, और बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे वहाँ पे। जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे, जिसमें छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर थे, उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। उनके साथ मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया था, देखिए कि कर दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है कुलीन व्यक्ति मकड़े के समान है और किसान मक्खी के समान है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। और इतना सब कुछ देखिए, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने तैयार बैठा है, पर वो उसको एक नज़र देखता तक नहीं है, उसकी इतनी अवहेलना करता है। ठीक है, जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या के बारे में बताया था कि 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्यतः खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूर महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो मजदूरी थी, उनको पैसे मिलते थे, वह उस महंगाई की दर से नहीं बढ़ रहा था। मतलब भाई महंगाई बढ़ रही है लेकिन तनख्वाह भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मजदूरी नहीं बढ़ने के कारण जो फलस्वरूप था, क्या हुआ कि अमीर और गरीब की जो खाई थी वह बढ़ गई थी। और क्या हुआ उसके बाद में ये हुआ कि सूखा और ओले के प्रकोप से पैदावार भी गिर गई थी। रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाने से जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम हो गया था। ये हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि देखिए खराब फसल के कारण से क्या होगा। ठीक है, और हमने इसमें कुछ चीजें भरी थी। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था, खाद्य दंगे, तो खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर, ये सब हमने इसके अंदर लिखा था कि ये सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद में सीधी सी बात है, जब फसल कम होगी तो फसलों की मांग ज़्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी। कीमत जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो खरीद नहीं पाएंगे, कमज़ोर होंगे। उसके बाद में भुखमरी आ जाएगी और लोग चोरी करेंगे, दंगे करेंगे, मतलब दंगा मतलब लूटपाट मचाएंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाएगी, मर जाएंगे लोग। कुछ लोग बीमारी से मर जाएंगे, कुछ लोग कमजोरी की वजह से मर जाएंगे, कुछ लोग जो दंगों में हैं उसकी वजह से मर जाएंगे। तो खाद्य संकट के बहुत सारे आयाम हमने इसमें बताए थे। आज हम फ्रांस की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो ये मैंने भी आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया, लुई सोल्वे के समय में जो फ्रांस में क्रांति हुई, इसका पहला चैप्टर हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोगों ने वो देख भी रखा है, मुझे पता। काफ़ी लोग जो हैं वह निरंतर हमारे चैनल पे वीडियो को देखते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर जो है उसको देखते रहते हैं, और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्रांति की शुरुआत है। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, क्या था कि प्राचीन राजतंत्र में क्या सिस्टम था कि वह अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक को बुलाकर नए करों को अपने प्रस्ताव के लिए, जैसे अभी हमारे भारत में क्या होता है आपको पता है कि टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो वो संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में क्या कहते हैं, लागू होते हैं, नियम बनाए जाते हैं जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि। लेकिन उस समय क्या था कि स्टेट जनरल जो था प्रतिनिधि सभा, आपको पता है कि जो प्रतिनिधि भी करते थे उसमें भी कुलीन वर्ग के, अमीर जात के, व्यापारी, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। नीचे गरीब, मजदूर, भूमिहीन किसान नहीं होते थे। ठीक है, तो वो भी जो प्रतिनिधि जो सभा थी वह भी एक तरीके से निरंकुश थी और बड़े बड़े लोगों की थी, तो वह गरीबों के बारे में तो सोचने वाले नहीं थी। तो यही हाल हुआ। देखिए कि बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेना पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक
राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब देख लो भाई, मैंने अभी क्या बताया कि सम्राट के पास एकाधिकार था। इन्होंने बोला जरूर है कि तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि का क्या लाभ जब बुलानी बैठक सम्राट के द्वारा ही है। और लास्ट बैठक आप देखो 1614 में हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए व्यवसायी के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। देख लो, आपको समझ में आया कि प्रतिनिधि तो है, लेकिन प्रतिनिधि कहाँ खड़े करेगा, उनको पीछे खड़ा किया गया। मतलब उनके साथ कितना भेदभाव किया गया। आपको पता है ना कि तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। इसमें कुछ और भी लोग थे, ठीक है, जो थोड़े कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जो नौकरियां करते, नौकरी पेशे के थे, वकील थे, ये सब भी थे। ठीक है, आगे चलते हम। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, नो एंट्री। फिर भी लगभग 40,000 पात्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों 40,000 पत्रों मतलब लेटर्स, ठीक है, 40,000 जो शिकायत पत्र थे उनके माध्यम से उनकी मांगों की सूची बनाई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो तीसरे स्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे वो लोग लेके आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है भाई, इन्होंने क्या किया, एक स्टेट, 2 स्टेट और 3 स्टेट, और सबके उसमें से एक ही वोट जाएगा। ठीक है, तो जिसके पास, अगर इन दोनों ने इसके पक्ष में कर दिया पहले और दूसरे ने, और इन्होंने रॉन्ग में कर दिया, तो जीतेगा कौन, लुई 16 जो चाहता है वो होएगा, क्योंकि उसके दो जो वर्ग थे, जो दो पहले और दूसरा जो वर्ग था, पहला दूसरा स्टेट्स जो थे, वो उसके अनुसार वोट दे देगा। और तीसरे जो जिसमें इतने सारे लोग हैं, 600 प्रतिनिधि हैं, उनके वोट का कोई मायने नहीं रहेगा। तो लोगों ने मांग करी कि इस बार जो वोटिंग होगी उसमें हर एक प्रतिनिधि वोट डालेगा। ठीक है, तो परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, जो हमारे भारत में है। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अभी आपको बता दिया गया, रूसो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक थे, विचारक थे, जिसको आज भी पूरे यूरोप और पूरे भारत, मतलब पूरे वर्ल्ड में आज भी हम लोग पढ़ते हैं। और उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने अपने लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, जो आज भी होता है। बहुत सारे लोग, जब आपने देखा होगा संसद की कार्रवाई होती है, संसद हमारी जो पार्लियामेंट है, जहाँ पे कानून बनते हैं, हमारे देश के सारे नियम बनते हैं, फिर उनको पालन करने के लिए सारी नीतियां बाद में आगे पहुंचाई जाती है। तो देश में शासन को, देश में सत्ता को, या देश के अंदर कैसे किस प्रकार से हम देश को चला सकते हैं, और सब सारा काम हमारा संसद करती है। और अगर वहाँ पे किसी समुदाय, मतलब किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को, जो उस कानून के विरोध में, मतलब जब वो कहते हैं कि भाई हमारी तो यहाँ चलनी नहीं है, हमारे बताया नहीं आ रहा, तो वो वॉकआउट कर देते हैं, उस कानून का विरोध करते हुए सभा से बाहर चले आते हैं। ठीक है, ऐसे इन लोगों ने भी किया। तो क्या हुआ, 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ठीक है, वर्साय एक जगह है, ठीक है, अब यूरोप में दूसरे देश के अंदर है, पहले उसी क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व, ठीक है,
मिराबियो और आबे ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारियों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत को सहमत था। मतलब मिराबियो अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वह चाहते थे कि जो ये विशेषाधिकार प्राप्त है, मैं अच्छे घर में पैदा हो गया था, मैं राजा का बेटा बन गया, अब मैं जो चाहे वो करूँगा, चाहे मेरे अंदर काबिलियत भी ना हो। ठीक है, वो इसके खिलाफ थे, और इसके खिलाफ होने के कारण उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने तीसरे स्टेट के लोगों का साथ दिया और सामंतियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए उनका साथ दिया। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय से जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका क्या की, पैम्फलेट लिखी। मतलब एक प्रचार पुस्तिका, पैम्फलेट जो हम भी देखते हैं, उसको एक छोटा सा बुकलेट टाइप में बनाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मिराबियो के बारे में पता लग गया और आपको आबे के बारे में पता लग गया। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्या है, यहाँ पे है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1774 लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका। प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरता जा रहा है, क्योंकि भैया खजाना खत्म हो गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, मतलब उनको कुछ नहीं है। 1789 में स्टेट्स जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 1793 फ्रांस गणराज्य बनता है, लोगों द्वारा, है ना, शासन स्थापित होता है, गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी आपको तिथियां बता दी। आगे हम चलते हुए इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जी आगे चलते हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में हम लोग थे, बिल्कुल, और अभी हम कहाँ पहुंच गए थे, लिखी। ठीक है, देखिए टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हुए, कैसे शपथ ले रहे लोग। ठीक है, एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉर्ज लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नस्ते नाबूद कर दिया। बास्टिल का जो किला था, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बास्टिल के ऊपर हमला हुआ। ठीक है, तो क्या क्या हुआ बास्टिल में, देखो भाई, ये जगह है। ठीक है, भय की लहर, ये फ्रांस के एक मैप है। चलिए हम पहले इसको थोड़ा निपटा लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देहाती इलाकों में गांव-गांव पर अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े के पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने पर निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता भी दे दी। भाई ठीक है, तुम्हारी असेंबली को मान्यता दे दी। यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, मतलब अब संविधान के द्वारा सत्ता चलाई जाएगी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। मतलब इस सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। उन्मूलन मतलब खत्म कर देना। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारियों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। पादरियों को भी किया गया विवश कि भैया छोड़ो अपना विशेषाधिकार। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई।
इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। धार्मिक कर समाप्त कर दिया और चर्च के सारे स्वामित्व को असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने अपने कब्जे में कर लिया। देखो, भय की लहर का प्रसार मानचित्र से पता चलता है कि किस प्रकार किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। ठीक है, देखो आपके सामने भय की लहर से अब प्रभावित इलाके जो हरा इलाका है और 1789 की शुरुआत के विद्रोही वाले क्षेत्र प्रमुख भगदड़ के भारी हिस्से और भय की लहर का विस्तार देखोगे। ठीक है, ये सारी जो जगह थी आपके सामने है। ठीक है, नानसे है, सैन फ्लोरेंटीन है, ठीक है, लोएस है और एमिया है, रोमिली है, ये सारी जो जगह थी यहाँ से भगदड़ के केंद्र और ये आगे को बढ़ने लगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। आपके सामने हो गया। मैंने आपको बताया कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, और बहुत सारी संपत्ति इन्होंने क्या की, अपने हाथ में कर ली। तो 1789 के अंदर ही ये सारा काम हो गया था। 1791 में जैसे हमारे भारत का संविधान बनना तो 1946 में शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट हुआ था 1949 में जाके, और 1950 26 जनवरी को हमने लागू किया था। ऐसे इन लोगों का जो प्रारूप जो तैयार हुआ था वो 1791 में हुआ था। 89 की क्रांति के बाद 2 साल इनको भी, एक से 1.5 साल इनको भी वो सारी चीजें लग गई थी। तो हम लोग फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बन गया, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। 3rd वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी आपके लिए ये वीडियो यहीं तक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कैसी वीडियो लगी, कैसा समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको तीनों स्टेट्स के जो पहला दूसरा स्टेट था उनमें कौन कौन लोग आते थे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना, बता दें। ठीक है, तो हमें पता लगे आप पढ़ते कितना, आप लोग पढ़ रहे हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रयास करिए पढ़ने का, आप लिखने का और हैंड राइटिंग रिटन नोट बनाने की कोशिश करिए, वरना आप लिखना भी भूल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, बच्चों ने मुझे वाली बात बोली, तो मैंने उनसे बात की, तो उनका पढ़ने और लिखने में जो उनकी स्पीड थी वो कम होती गई। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपका पढ़ना, आपकी जो स्पीड है रीडिंग की या आपकी जो राइटिंग की स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी और फिर वो आपको नुकसान देगी एग्जाम्स में। तो आप प्रयास करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पे सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज आप पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। ठीक है, तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।